चलिए, तो ये आपका क्या हुआ। अब आपको बता रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस दो प्रकार का होता है। देखो डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम्स क्या है, यूरिन के साथ अच्छा सिम्टम्स तो वो तो डायग्नोसिस में पता चलेगा ना। सिम्टम्स, पर्सन को बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, पर्सन को बार बार प्यास लग रहा है, पर्सन को भूख बहुत लगता है, ये सब सिम्टम्स जब दिखने लगे ना समझ जाना पर्सन में कुछ तो गड़बड़ी है। अब ये डायबिटीज मेलाइटस दो प्रकार का होता है भाई साहब। एक होता है आपने सुना भी होगा टाइप 1 एंड टाइप 2। क्या चक्कर है भाई टाइप 1 टाइप 2 का, सुनो। एक का नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 1 का इंसुलिन डिपेंडेंट, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा डायबिटीज मेलाइटस। डीएम का मतलब क्या, डायबिटीज मेलाइटस। ये रिवा मीटिंग से बाहर निकल गई थी फिर दोबारा आई। अब मीटिंग में और रिवा। यस सर। हाँ, डायबिटीज मेलाइटस दो प्रकार का होता है, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, यहाँ का वर्ड है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। डीएम का मतलब क्या, डायबिटीज मेलाइटस। और टाइप 2 होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। यहाँ पे देखो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, या फिर बोल दो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, एक ही बात। कई बार लिख देते हैं इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट और कई बार लिख देते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट है ना, टाइप 1 में इंसुलिन की हो गई है कमी। क्या हो गई है, इंसुलिन की ही कमी हो गई है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है। लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं हुई। अरे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोला भाई, इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं है यार, यहाँ पे इंसुलिन अच्छा खासा मात्रा में आ रहा है, इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं है। तो फिर भाई डायबिटीज मेलाइटस कैसे हो गया, इंसुलिन के रिसेप्टर इनएक्टिव, इंसुलिन का रिसेप्टर इनएक्टिव। इंसुलिन तो अच्छा खासा मात्रा में है। अब बोलो दोनों में समझ में आया अंतर। इसका मतलब इस वाले में आप एज अ ट्रीटमेंट, किसमें, टाइप 1 में एज अ ट्रीटमेंट इंसुलिन का इंजेक्शन दे सकते हो, इंसुलिन का इंजेक्शन दे सकते हो एज अ ट्रीटमेंट। और इस वाले में इंसुलिन के इंजेक्शन देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन के तो रिसेप्टर एक्टिव ही नहीं है। तो बताओ कौन सा ज्यादा खतरनाक है, टाइप 1 की टाइप 2? टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 में तो आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेके भी जिंदा रह लोगे, लेकिन टाइप 2 में तो रिसेप्टर खराब हो गया। और रिसेप्टर ग्रो कराना इतना आसान है क्या, रिसेप्टर को एक्टिव करना, रिसेप्टर खराब हो गया या फिर रिसेप्टर बन ही नहीं रहा। अब और दोनों का कारण समझाते हैं। देखो पर्सन में ज्यादा कॉमन होता है टाइप 2। अब बोलोगे सर ज्यादा कॉमन ये होता है, हाँ, और टाइप 1 रेयर होता है। अब बताते हैं क्यों। देखो टाइप 1 जो होता है ना, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब बोलोगे सर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। देखो हमारे बॉडी में इन जनरल एंटीबॉडी बनता है फॉरेन पार्टिकल के लिए, फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ, उसको बोलते हैं इम्यून रेस्पॉन्स। लेकिन कई बार हमारे ही बॉडी के पार्टिकल के लिए, हमारे ही बॉडी पार्ट्स के लिए हमारा ही इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना बैठता है। और ऐसा ही होता है इंसुलिन, ऐसा ही होता है डायबिटीज मेलाइटस का टाइप 1 में। पता क्या होता है, मुझे बताओ इंसुलिन कहाँ आता है, इंसुलिन कहाँ से आता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल से। बोला आता है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। अरे आइसलेट्स ऑफ लैंगर में बीटा सेल कल बताए थे। होता क्या है, हमारा ही बॉडी, हमारा ही बॉडी का इम्यून सिस्टम इस बीटा सेल के अगेंस्ट बना लेता है एंटीबॉडी। क्या बना लेता है, एंटीबॉडी, जो कि बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बताओ बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या इंसुलिन आएगा, बोलो, वही ना इंसुलिन देता था जी, इंसुलिन नहीं आएगा।
तो बताओ इंसुलिन का डेफिशिएंसी लाजमी है कि नहीं है? बोलो। और इंसुलिन की कमी से वो सब कुछ हो जाएगा जो जो अभी हम आपको पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? फिर से पढ़ा देंगे, अभी रुक जाओ। इंसुलिन की कमी से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो पता क्या होगा? लो मैं लिख देता हूँ सारा बात। पहले सबसे पहले तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलोगे? हाइपरग्लाइसेमिया। क्या बोलोगे? हाइपरग्लाइसेमिया। इससे बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, रीनल आर्टरी फट सकता है, किडनी फेल्योर हो सकता है, रीनल फेल्योर। इसके अलावा पर्सन परमानेंटली अंधा हो सकता है, रेटिना का ब्लड वेसल्स फट सकता है, और भी बहुत सारी बातें होगी, अभी हम करेंगे, रुक जाओ। अब आते हैं टाइप 2 पे। बोले सर टाइप 2 में तो इंसुलिन तो बन रहा है, पेनक्रियाज का बीटा सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन तो बन रहा है, तो सर यहाँ इंसुलिन का रिसेप्टर इनएक्टिव कैसे हो गया? दो कारण। देखो इंसुलिन, मैंने आपको बोला है मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर हमारे बॉडी में प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो इंसुलिन रिसेप्टर को बनाने वाले जीन में ही कोई गड़बड़ी हो गया तो बताओ जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा नहीं? बोलो, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर आपसे पूछे क्या डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर है? हाँ। क्या डायबिटीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है? हाँ। लेकिन आंसर अलग अलग है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर टाइप 1, जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप 2। तो एक तो क्या कारण हो गया कि जेनेटिक डिसऑर्डर जीन में ही गड़बड़ी आ गया, रिसेप्टर बना ही नहीं। रिसेप्टर बना नहीं तो इनएक्टिव का क्या, बना ही नहीं बढ़िया से। एक और, जो पर्सन खूब खाते हैं तो उसके बॉडी के अंदर फैट वगैरह डिपॉजिट होने लगता है, वो फैट वगैरह डिपॉजिट होके क्या करता है, इंसुलिन का रिसेप्टर को जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है बिगाड़ देता है। तो जो पर्सन ओबे है, ओबेसिटी इसका एक कारण हो सकता है। ओबेस पर्सन, ओबेसिटी, ओबेसिटी इसका काउज हो सकता है। जो पर्सन खूब मोटू है उसके अंदर फैट क्या करता है, इंसुलिन का रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है या बिगाड़ देता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। ज्यादा कॉमन यही है, इसलिए तो बोला मैंने ओबेसिटी तो आजकल के डेट में बहुत कॉमन है। खाते पीते खूब हो, चलते फिरते हो नहीं, काम वाम करते हो नहीं, तो डायबिटीज 2 होने की संभावना ज्यादा है। हाँ लेकिन एक बात है, अगर ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज टाइप 2 हुआ है तो उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है किसकी वजह से, मतलब कि डायबिटीज हुआ है किसकी वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, तो सुधारना थोड़ा मुश्किल है, सुधारना थोड़ा मुश्किल है। और उस केस में आप इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन देके भी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो एक ही बात है, पर्सन को परहेज रखना है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं खाना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स से बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है? वही। तो अब हम बात करते हैं कुल मिला के, डायबिटीज टाइप 1 हो या टाइप 2 हो मेलाइटस में सिम्टम्स क्या आएंगे? देखो मैंने क्या बोला, टाइप 2 हो या टाइप 1 हो, दोनों का काउज अलग अलग है, लेकिन कुल मिला के हाइपरग्लाइसेमिया ही होगा ना भाई। एक बार बता, हाइपरग्लाइसेमिया ही ना होगा। बस अंतर ये है कि यहाँ पे एंटीबॉडी की वजह से इंसुलिन का कमी हो गया, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गया, और यहाँ पे इंसुलिन तो आ रहा है लेकिन इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन का एक्शन नहीं हो रहा है। तो भाई ब्लड का ग्लूकोज लेवल तो दोनों ही केस में ना बढ़ेगा यार, बोलो ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बोलो। तो टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर समझ में आया अतीक? यस रिभा? यस सर। अब बता रहे हैं कि डायबिटीज मेलाइटस में क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देखो सबसे पहला तो रामबाण क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा कि नहीं? अरे हाइपरग्लाइसेमिया हो गया ना, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब बताओ ब्लड के ग्लूकोज लेवल से पहला सिम्टम्स बताओ जल्दी से, बीपी बढ़ेगा, यस और नो? बीपी बढ़ने से क्या क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो? रीनल फेल्योर हो सकता है, बोलो? परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस, रेटिना के ब्लड वेसल्स फटने से, ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये सेल था, अगर इंसुलिन एक्ट करता है इस सेल पे तो ग्लूकोज अंदर जाता? आ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, आ रहे हैं।
बोल रहे थे हम? हाँ, अगर मान लो इंसुलिन की कमी नहीं होती तो बताओ आप लोग को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं कि सेल एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा प्रीफर करता है किसको? ग्लूकोज। क्यों करता है? क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत इजी है, ग्लूकोज तुरंत टूट जाता है, एनर्जी मिलता है। तो अगर इंसुलिन रहता तो ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा अंदर आता और ये सेल एनर्जी पर्पस के लिए ग्लूकोज को यूज करता। क्लियर? लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है या इंसुलिन की हो गई है कमी, तो मुझे बताओ सेल को ग्लूकोज की कमी हो गई कि नहीं हो गई, ये बोलो। और सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? एटीपी चाहिए ना। तो अब सेल क्या करेगा? फैट को यूटिलाइज करेगा। फैटी एसिड जाएगा अंदर, मतलब फैट जाएगा अंदर, और फैट अंदर जाके क्या होगा? टूटेगा, तो फैटी एसिड मिलेगा और फैटी एसिड से उसको फर्दर ब्रेक डाउन करा के उससे एनर्जी लेगा। अब समझना है मेरा बात, ये फैट बॉडी के अंदर टूटेगा और पता है इस दौरान फैट का होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, जिसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन में एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं कीटोन बॉडी। क्या बोलते हैं? कीटोन बॉडी। देखो हमारे बॉडी में नॉर्मली भी बीटा ऑक्सीडेशन चलता है कई जगह, लेकिन जब ग्लूकोज बिल्कुल नहीं यूटिलाइज हो पा रहा है तो बताओ बीटा ऑक्सीडेशन हर जगह चलने लगेगा और बताओ ज्यादा से ज्यादा कीटोन बॉडी बनने लगेगा कि ना बनने लगेगा। और फिर पता है ये कीटोन बॉडी यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी के बाहर आने लगेगा। अगर यूरिन के माध्यम से अगर यूरिन के माध्यम से वो कीटोन बॉडी बाहर आने लगा तो इसका मतलब ब्लड में तो कीटोन बॉडी खूब सारा बढ़ गया होगा भाई, समझ रहे हो? और पता है जस्ट 1 सेकंड, ये इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा अब, ठीक है? हाँ, तो अगर यूरिन के माध्यम से बाहर आ रहा है तो भाई ब्लड में तो खूब सारा बढ़ गया होगा। ये सुनो, पता है ये कीटोन बॉडी ना एसिडिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? एसिडिक कंपाउंड। बताओ ब्लड का पीएच डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। पता है ये सब होने के बाद जब यूरिन के साथ बाहर आने लगा कौन? कीटोन बॉडी, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। क्या बोलते हैं? कीटो एसिडोसिस। यानी कि कीटोन बॉडी बाहर आ रहा है यूरिन के माध्यम से और ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड की एसिडिटी बढ़ रही है, ब्लड की एसिडिटी बढ़ रही है, पर्सन को इंसुलिन की कमी है, पर्सन को इंसुलिन की कमी है। अच्छा बताओ ये सिम्टम्स एक और समय आ सकता है, पर्सन जब फास्टिंग रखता है ना तो कुछ खाता नहीं है तो पर्सन का स्टोर्ड फैट टूटता है, उस टाइम भी कीटोएसिडोसिस होता है। लेकिन एक आध दिन के लिए पर्सन जब तक फास्टिंग रखा है, समझ में, उस टाइम भी यूरिन में कीटोएसिडोसिस आता है। इसलिए फास्टिंग के केस में आपको कीटोएसिडोसिस से ये मत बोल देना कि उसको डायबिटीज मेलाइटस हो गया है, ठीक है? लॉन्ग टाइम तक वो यूरिन का टेस्ट करा रहा है और कीटोन बॉडी पाया जा रहा है, इसका मतलब पर्सन के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। दूसरा, उस यूरिन में ग्लूकोज भी खुद आ रहा होगा। मतलब समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, ग्लाइकोसूरिया भी हो चुका है, हेलो, ग्लाइकोसूरिया भी हो चुका है, कीटोएसिडोसिस भी हो चुका है। अब बताओ पर्सन को अगर ग्लाइकोसूरिया हो चुका है तो पर्सन को डिहाइड्रेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता है इतना सब कुछ होगा ना पर्सन को, पर्सन ना बहुत जल्द चला जाएगा डायबिटिक कोमा में। डायबिटिक कोमा का मतलब क्या होता है समझ में आता है? पर्सन के बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो रहा है और पर्सन के बॉडी में कीटोन बॉडी खूब सारा बनता है, इसको बोलते हैं डायबिटिक कोमा। पर्सन अगर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया तो पर्सन को डॉक्टर बचा लेगा और तब डॉक्टर उसको बोलेगा भाई आप क्या करो, मीठा उठा कम खाओ, क्योंकि मीठा उठा आप ज्यादा खाओगे तो आपको ग्लाइकोसूरिया होगा और डिहाइड्रेशन होगा। कम से कम ये तो आप रोको, ये तो रोको कम से कम मीठा खा के रोकने से। फिर उसको डॉक्टर कुछ कुछ ट्रीटमेंट देगा, परमानेंट तो नहीं, कुछ कुछ ट्रीटमेंट देगा जिससे कीटोन बॉडी डाइजेस्ट हो सके, कीटोन बॉडी का ब्रेकडाउन हो पाए तो पर्सन को थोड़ा बहुत राहत, ठीक है? अब और क्या सिम्टम्स होगा समझना ध्यान से, और क्या सिम्टम्स होगा? पर्सन के बॉडी में फैट टूटने लगा। अगर पर्सन को और एनर्जी चाहिए तो पर्सन का ना प्रोटीन जो सेल के अंदर है या अंदर बनेगा, पर्सन का प्रोटीन भी टूटने लगेगा ताकि अमीनो एसिड जाके क्या करे? एनर्जी दे। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? अगर प्रोटीन टूटेगा तो पर्सन का मसल वीक होने लगेगा, नहीं होने लगेगा? क्योंकि पर्सन के मसल
का बिल्डिंग ब्लॉक तो प्रोटीन ही है। मसल प्रोटीन से बनता ज्यादातर, क्योंकि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर सेल, और मसल में ज्यादा से ज्यादा सेल होता है। तो पता क्या होने लगेगा, पर्सन पतला भी होने लगेगा। पतला क्यों होगा, फैट टूट रहा है, स्टोर्ड फैट टूट रहा है, और पर्सन का मसल कमजोर होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि प्रोटीन टूट रहा है। समझ में आ रहा है क्या कुछ हो रहा है, पर्सन बहुत निगेटिव मैनर में जा रहा है। अगर सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच गया तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा, आप क्या करो, अगर इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लो। इंसुलिन की कमी हो सकती है टाइप 1, और टाइप 2 में इंसुलिन की कमी अगर नहीं है, मान लो टाइप 1 में इंसुलिन की कमी है, टाइप 2 में तो इंसुलिन की कमी नहीं है, इंसुलिन अच्छा खासा है, मगर पर्सन मोटा है तो बोलेगा भाई ज्यादा मत खाओ, बहुत खाते हो तुम, पतला हो जाओ पहले, ठीक हो जाओगे। अब अगर जीन में गड़बड़ी है, कौन सा जीन समझ गए ना, कौन सा जीन समझ गए ना, जीन में अगर गड़बड़ी है तो उसको बोलेगा जिंदगी भर, आजीवन, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, आजीवन प्रिकॉशन रखो। समझ में क्या बोला मैंने, आजीवन प्रिकॉशन रखो, खाओ पियो ज्यादा मत मीठा, खाओगे मरोगे, कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। ये प्रिकॉशन उसको जिंदगी भर आजीवन रखना पड़ेगा। समझ में आ गया, तो ये सारी बातें डायबिटीज से रिलेटेड। अब आइए, ये तो क्या हुआ, इंसुलिन के कम सिक्रीशन की वजह से प्रभाव, बात समझ में आया। अब बोलोगे सर इसका ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज का, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इंसुलिन का इंजेक्शन लो, वो भी किसमें, टाइप 1, और टाइप 2 में इंसुलिन की कमी है या नहीं है, इंजेक्शन लेके क्या कर लोगे, इंसुलिन का इंजेक्शन लो। अब आप लोग सर एक काम नहीं कर सकते, ये जो बीटा सेल है, ये बीटा सेल का कुछ पर्टिकुलर जीन ही ना बना रहा होगा इंसुलिन, हाँ सही बात है, तो सर वो जीन ट्रांसफर नहीं कर देंगे ह्यूमन में, प्रयास चल रहा है, प्रयास चल रहा है, सक्सेसफुल हो जाएगा तो बड़ा कामयाबी मिलेगा। इसलिए कई बार आपको कई सारे क्वेश्चंस में जीन थेरेपी भी इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है कि डायबिटीज मेलाइटस का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, प्रीफर्ड आंसर तो क्या होगा, इंसुलिन का इंजेक्शन। एक आंसर और हो सकता है जीन थेरेपी, लेकिन ये आंसर अभी मोर करेक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि उतना बड़ा सक्सेसफुल अभी हुआ नहीं, ठीक है। तो अब जीन थेरेपी कैसे करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, वहां पे बता देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के डायबिटीज के बारे में मैंने आपको सारा बात बता दिया, ठीक है। डायबिटीज से रिलेटेड इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपको पूछने वाला नीट लेवल पे नहीं है। हालांकि डायबिटीज के बारे में मैं 2 घंटा भाषण मारते रह जाऊंगा, आपके काम का नहीं है, इसलिए जितना काम का चीज है मैंने पढ़ा दिया, नोट्स में लिखाऊंगा। चलिए आइए आपको हम नोट्स दिखाते हैं। आ गया, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला ये भी आप पढ़ लेना, ये सब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, सब पढ़ लेना, ठीक है। डायबिटिक कोमा देखो बता दिए ना, डायबिटिक कोमा में क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, कीटो एसिडोसिस हो गया, ये तीनों एक साथ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डायबिटिक कोमा। हाइपरग्लाइसेमिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ना, ग्लाइकोसूरिया तो होगा ही होगा, ठीक है। ये सब बात भी पढ़ लेना, सब बात मैंने बता दिया है, ठीक है। ट्रीटमेंट में देखो मैंने दोनों बात लिख दिया, लेकिन ज्यादा सही, अच्छा, इंसुलिन का इंजेक्शन ना स्किन के जस्ट अंदर लेते हैं, सभी क्यूटेनियस, पता है क्यों, डायरेक्ट ब्लड में चला जाए। अच्छा पता है, छोड़ो वो बात, हम बायोटेक्नोलॉजी बताएं। इंसुलिन का हम लोग ओरली इंसुलिन को क्यों नहीं लेते, ओरली इंसुलिन को क्यों नहीं लेते, अगर ओरली इंसुलिन को लेंगे ना तो इंसुलिन का स्टमक के अंदर डायरेक्शन हो जाएगा, ब्लड कैपिलरी में पहुंचेगा ही, ठीक है। इसलिए उसका सब क्यूटेनियस इंजेक्शन लेते हैं, स्किन के जस्ट अंदर सब क्यूटेनियस इंजेक्शन लेते हैं। ज्यादा प्रीफर्ड आंसर ये होगा, जीन थेरेपी बोले तो जीन थेरेपी बोले, ठीक है। अब हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताते हैं, एक टर्म है जो आपको कई बार सुनने को मिलेगा, डायबिटिक कोमा समझ में आया, अरे डायबिटिक कोमा समझ में आ गया ना, ये तीनों एक साथ हो जाए, डिहाइड्रेशन, ग्लाइकोसूरिया और कीटोएसिडोसिस, तो पर्सन डायबिटिक कोमा में चला गया। एक वर्ड सुनने को मिलेगा, इंसुलिन शॉक, इंसुलिन शॉक, क्या होता है इंसुलिन शॉक, समझना। रीवा माइक ऑन करो। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए, ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज लेवल हाँ
90 से 110। होना चाहिए। अब समझना, 80 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 70 भी हो जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कतें होगी, ठीक है। 50 जाने लगे भाई साहब, बहुत गड़बड़ी होने वाला है अभी। 40 है ना, पर्सन मर भी सकता है। अब बता रहा हूँ क्यों। बीपी बहुत फॉल हो जाएगा, बीपी बहुत ज्यादा गिर जाएगा उसका। अरे भाई सोल्यूट ही नहीं है ब्लड में, और अगर ब्लड में सोल्यूट नहीं है तो सॉल्वेंट भी नहीं जाएगा उसका, रीअब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं होगा, और बीपी गिरेगा, पर्सन मर भी सकता है बीपी फॉल होने से। अब समझना ऐसा कब होता है, 40 तक पहुंच जाए ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऐसा कब हो सकता है। देखो बात बताओ, ये सेल है नॉर्मल, इंसुलिन नॉर्मल है हमारे बॉडी में, अगर तो ग्लूकोज को अपटेक करा रहा है इंसुलिन, कैसे, ग्लूट फोर्स। अब मान लो पर्सन भूखा है, फास्टिंग में, फास्टिंग, जब पर्सन बहुत काम करके आ रहा है, बहुत फिजिकल मतलब पीटी उटी करता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है बहुत तगड़ा, ऐसे पर्सन को अभी तो बहुत काम करके आया या फास्टिंग में, उसको दे दो इंसुलिन का शॉट, इंसुलिन का इंजेक्शन। क्या दे दो, इंसुलिन का इंजेक्शन। मुझे बताओ, उसके बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज की कमी है भाई, 2 दिन से भूखा है, या ऑलरेडी अभी बहुत काम करके आया है, उसका सारा ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया। इंसुलिन के इंजेक्शन देने से बचा हुआ भी ब्लड, जो ब्लड में ग्लूकोज है, वो भी सेल के अंदर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बोलो, अरे बोलो, चल जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज की बहुत मात्रा घट जाएगी। इसी को बोलते हैं इंसुलिन शॉक, पर्सन का डेथ भी हो सकता है। समझ में आया क्या होता है इंसुलिन शॉक, अरे बोलो। इसलिए कभी भी फास्टिंग वाले पर्सन को इंसुलिन का इंजेक्शन मत दे देना, मर जाएगा वो। अब किसी को मारना हो तो 2 दिन तक उसको भूखा रखना, 2-3 दिन तक, और इसको इंसुलिन का इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठोकना, मर जाएगा वो, बीपी फॉल होने से मरता है, ठीक है। तो इंसुलिन शॉक है, नोट्स में लिखा, पढ़ लेना। ये तो हो गया हाइपोसिक्रीशन ऑफ क्या, इंसुलिन। अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा, जल्दी आ जाओ, डिस्कस कर लें जल्दी से। हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा, है को बात बताओ ना। तेल है, इंसुलिन क्या करवाता है, ग्लूकोज को अपटेक करवाता है अंदर, इंसुलिन बहुत ज्यादा होगा तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा अंदर जाने लगेगा, नहीं जाने लगेगा, बोलो। और अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा अंदर जाने लगेगा तो एक बात बताओ, नॉर्मल सेल को तो ग्लूकोज अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन कुछ सेल याद है आपको, जैसे आरबीसी, ब्रेन सेल, नर्व सेल, अरे नर्व सेल, जर्म सेल, कुछ याद है, इन सब के अंदर ग्लूकोज इंसुलिन के प्रेजेंस में नहीं रहता, सिंपल डिफ्यूजन से चला जाता है, समझ लो। तो अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया है तो नॉर्मल सोमेटिक सेल को तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा मिलेगा, बल्ले बल्ले, खूब एनर्जी एनर्जेटिक होगा, चंगा घूमेगा। लेकिन इन सब सेल को ब्लड की इन सब सेल को ग्लूकोज की कमी होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो पर्सन का जर्म सेल मरने लगेगा ना मरने लगेगा, बोलो। पर्सन स्टेराइल हो सकता है नहीं हो सकता, बोलो। ब्रेन के सेल अगर ग्लूकोज की कमी से इरिटेट होने लगे, ब्रेन का सेल मरने लगेगा, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होने लगेगा, इवन पर्सन मर भी सकता है अगर नर्वस सिस्टम का मेन मेन सेल मर जाए, समझ में आया? तो इंसुलिन का ना अधिकता सही है और ना इंसुलिन का कमी सही, दिस इज द हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। क्या क्या हो सकता है उससे, तो पर्सन का नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो सकता है, पर्सन के अंदर ब्लड की भी कमी हो सकती है, आरबीसी मर जाएगा ग्लूकोज की कमी से, पर्सन का जर्म सेल मरेगा तो पर्सन का रिप्रोडक्टिव पावर कम हो सकता है पर्सन स्टेराइल हो जाए। ये सब क्यों, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मल सेल को तो ग्लूकोज खूब मिलेगा और इन सेल को ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज का अपटेक इंसुलिन की प्रेजेंस में नहीं होता है। बोलो, बात समझ में आया, अरे बोलो अतीक। नेटवर्क फंस रहा है या अतीक सो रहा है, या अतीक का नेटवर्क फंस रहा है, रिवा समझ में आया? आ गया सर। यस सर। तो अतीक तो यहाँ सोया हुआ दिख रहा था अभी, क्या बात है, सो रहे थे, नेटवर्क फंस रहा था, नेटवर्क फंस रहा लगता है इसका। चलो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा अब क्या है कि कुछ स्पेशल पॉइंट क्या है, लास्ट में मैंने कुछ कंक्लूजन लिखा, जैसे
इतना चैप्टर पढ़ लिया आपने, अब मुझे बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाले कितने हार्मोन आपने पढ़े? 6। कौन कौन? एफएसएच पढ़ा? अरे बोलो। एलएच पढ़ा? बोलो। प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा है? एस्ट्रोजन पढ़ा है? ये 4 तो फेमस, ये 2 एंटीरियर पिट्यूटरी के और ये 2 ओवरी के। बताया कि नहीं बताया? बोलो। ये क्या करता है? फॉलिकुलर सेल में डेवलपमेंट। ये क्या कराता है? ये कराता है ओव्यूलेशन और कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कराता है। प्रोजेस्टेरॉन ये और ये एस्ट्रोजन, ये दोनों मिलकर यूटेरस को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए। इसके अलावा 2 और हार्मोन है जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में काम आता है। रीवा बोलेगी। 2 और हार्मोन है, जल्दी जल्दी से। सर भूल गए थोड़ा बहुत। अतीक बोलो। थायराइड। हाँ, एक तो थायरोक्सिन, चलो ठीक है। और एक अतीक बोलो। अतीक का नेटवर्क एरर हो रहा है, बोलो रीवा। सर एक याद नहीं है। मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड से आने वाला मेलाटोनिन, याद आया? मैंने कहा था ना, उससे भी मेंसेस इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 हार्मोन, ये डायरेक्ट याद रखोगे, इतने सारे हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन। ठीक है, इसके अलावा देखो, जो मैंने आपको बोला कि एक वर्ड होता है हाइपरग्लाइसीमिया और एक वर्ड होता है हाइपोग्लाइसीमिया, पता है? मुझे बताओ कौन कौन से हार्मोन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार था? 4 हार्मोन है, 4 हार्मोन। बता पाओगे अतीक? बता पाओगे? आवाज जा रहा है? हमारा नेटवर्क एरर है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखते आवाज हैं। नहीं, आपका आवाज आ रहा है। तुम्हारा तो आवाज आ रहा है कभी कभी। चलो हम बता देते हैं, टाइम पास होगा। 4 हार्मोन है जो हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट दिखाता है। एक ग्रोथ हार्मोन, एक उसका भाई बड़ा भाई थायरोक्सिन, इसके अलावा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और एक और बताएगा ग्लूकागोन। अब बताओ कौन कैसे करवाता है? कौन कैसे करवाता है? क्या हो गया भाई? अच्छा, हाँ बताओ कौन कैसे करवाता है हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट? ये दोनों तो क्या करता है? ये दोनों तो क्या करता है? सेल के अंदर ग्लूकोज अपटेक को घटा देता है। सेल के अंदर अगर ग्लूकोज अपटेक घट जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। बोलो, क्लियर? अब आ जाओ कॉर्टिसोल, ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। क्या करवाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद आ रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक और हार्मोन छूट गया, एड्रीनलिन। एड्रीनेलिन ये क्या करता है? इमरजेंसी कंडीशन में ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनवाता है। तो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवा देता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवा देता है। हाँ हाँ, ग्लूकागोन ये तीनों काम करवाता है। समझ में आया? अरे बोलो। ये सब पढ़ा चुका हूं, बस अभी बस कंक्लूजन बता रहा हूँ। एड्रेनालिन इमरजेंसी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज निकलवाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो सेल को भी अपटेक बढ़ेगा। लेकिन हाइपरग्लाइसेमिक तो हुआ नहीं। चलो, कॉर्टिसोल ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देता है। और थायरोक्सिन ग्रोथ हार्मोन तो जानते ही हो, सेल के अंदर ग्लूकोज का अपटेक घटवा देता है। और ग्लूकागोन ये तीनों काम करता है। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया काउज कराने वाला एक ही हार्मोन है, नाम है इंसुलिन। नाम है इंसुलिन। और वो क्या करता है? इन सभी का उल्टा। बोलो, समझ में आ गया? अरे बोलो। ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बता रहा हूँ। लास्ट चैप्टर बहुत इजी है, सब कुछ मैं स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ।
अब आ जाओ, आपको मैं नोट्स में एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो दिख रहा है, सब लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ मैन्युफैक्चर साइकिल वाला। अच्छा ये वाला भी बात समझ लो, ये वाला छूट गया। आरबीसी प्रोडक्शन को कौन कौन प्रमोट करता है? देखो आरबीसी बनवाने के लिए मेन हार्मोन जो है वो है ही इरेथ्रोपोएटिन। आरबीसी के प्रोडक्शन में उसका रोल है, उसी के प्रेजेंस में आरबीसी बनता है। लेकिन आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला और भी कई सारा हार्मोन, थायरोक्सिन याद है, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। क्यों? क्योंकि ये तीनों बीएमआर को बढ़ाता है, और अगर बीएमआर बढ़ेगा तो हार्ट बीट रेट बढ़ेगा, हार्ट बीट रेट बढ़ेगा तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, और ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो हार्ट बीट रेट बढ़ा के, ब्रीदिंग रेट बढ़ा के हम ज्यादा से ज्यादा O2 को भेजना चाहते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना यार। इसके अलावा हमारे बीएमआर को बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन भी जिम्मेवार है, इसलिए मेल के ब्लड में ज्यादा आरबीसी मिलता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी बीएमआर को बढ़ाता है। तो ये सब तो पहले से बता रखा था, टेस्टोस्टेरोन एक और ऐड किया। और इरेथ्रोपोएटिन किडनी से आने वाला एक हार्मोन है, और पता है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ना, तो उस टाइम आपके अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है मैं आपको आगे बता दूंगा। आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और उस समय आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मेनली जो जिम्मेवार हार्मोन है वो है इरेथ्रोपोएटिन। तो ये बात भी मैंने आपको समझा दिया, सब कुछ पढ़ लेना ढंग से। किडनी फंक्शन में, अच्छा किडनी फंक्शन इन्वॉल्व होने वाले सारे हार्मोन मैं पहले ही बता चुका हूँ, एडीएच, एल्डोस्टेरॉन, थायरोक्सिन और कॉर्टिसोल भी याद करो, मैंने बोला था किडनी फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस सब्जेक्ट। देख लो सारे कुछ मैंने पढ़ा दिया है। अब आप क्या करोगे? अगर कोई डाउट है तो पहले बोलो। रिभा कोई डाउट है? नो सर। अतीक? नो सर। अब समझो, अब आप क्या करोगे आज बता रहा हूं। अभी मैं क्या बता रहा हूं, क्या नहीं पढ़ना है ये बता रहा हूं। हेडिंग नंबर 22.2.9, 22.2.10 और 22.3, इसको छोड़ देना है। ये कब पढ़ना है मैं बता दूंगा, ये कब पढ़ना है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको छोड़ के एनसीईआरटी में जो भी चीज बचा है सब पढ़ लेना, और सारे क्वेश्चन लगा लेना। कल हम करेंगे एंडोक्राइन का मॉड्यूल डिस्कशन, और उसके बाद होगा एंडोक्राइन का टेस्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।